नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार गुप्ता क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए संसाधन एवं उपयोग इसके अंतर्गत मैं आज आपको भूमि संसाधन के बारे में बताऊंगा कि भूमि संसाधन क्या है। हम जिस भूमि पर निवास करते हैं या अपना दैनिक क्रियाकलाप करते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप जो होता है वो करते हैं, इसका हम कई प्रकार से उपयोग करते हैं, जैसे कृषि के रूप में, वनकी के रूप में, पशु चारा, मछली पालन, खनन, इसके अलावा चलने फिरने, घूमने, अन्य कई प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं। तो ऐसे संसाधन को ही हम भूमि संसाधन के अंतर्गत या भूमि संसाधन कहते हैं। जो भूमि होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, जैसे कि पर्वत, तो पठार और मैदान। तो भूमि जो है हमारे देश के अंतर्गत लगभग 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पर्वत 30% होता है, पठार 27% और मैदानी क्षेत्र जो होता है वो 43% होता है। इसके बाद मृदा या मृदा का निर्माण। तो मृदा जो है वो जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका एक महत्वपूर्ण घटक है, जो पृथ्वी की ऊपरी परत पे पाया जाता है, यानी कि जिसके ऊपर हम लोग चलते फिरते घूमते हैं, यानी भूमि की जो ऊपरी परत होती है उसको हम मिट्टी कहते हैं। मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा नवीनीकृत प्राकृतिक संपदा होती है, यानी कि ये जो मिट्टी होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और एक नवीनीकृत प्राकृतिक संपदा है, जो जीवधारियों का पोषण करती है, विकास करती है और उनके जो दैनिक जीवन है या दैनिक क्रियाकलाप जो होता है वो मृदा के ऊपर ही होता है। अतः हम कह सकते हैं कि मृदा एक जीवित तंत्र है। तो मृदा का जो निर्माण है, तो मृदा का निर्माण एक महत्वपूर्ण एवं जटिल रासायनिक प्रक्रिया है, जो कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा का निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये मृदा जो होती है वो चट्टानों के टूटने फूटने के कारण तथा पेड़ पौधों की पत्तियां, जिससे ह्यूमस का निर्माण होता है, कंकड़ पत्थर, इन सभी के भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के कारण मृदा का निर्माण होता है। और यह जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है। जैसे मृदा, तो मृदा के कई प्रकार की होती है, जिसमें से जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में, या हम ये कह सकते हैं कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनके मैदानी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत अधिकतर जो मिट्टी होती है वो चिकनी मिट्टी तथा बालू का मिश्रण होता है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, जैसे जलोढ़ मिट्टी, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर कहते हैं, जिसमें बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं। इसके बाद काली मिट्टी। तो काली मिट्टी, इस मिट्टी का रंग काला होता है, इसमें एल्युमिनियम तथा लोहे के यौगिक उपस्थित होते हैं। ये जो काली मिट्टी होती है ये कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इस मिट्टी में नमी को अधिक धारण करने की क्षमता होती है। इसमें एल्युमिनियम और ये आयरन के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम तथा चूने के भी तत्व पाए जाते हैं। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के लावा के ठंडा होने के पश्चात ही होता है। लाल एवं पीली मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण
प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी तट से दक्षिणी हिस्से तक पाया जाता है तथा ये आग्नेय चट्टान द्वारा इनका निर्माण जो होता है आग्नेय चट्टान के माध्यम से होता है और उन स्थानों पे होता है जहाँ पे वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होता है। इस मिट्टी के अंदर लोहे के कणों के कारण इसका जो रंग होता है लाल होता है तथा जैव पदार्थों की कमी के कारण यह मृदा जलोढ़ और काली मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। लेकिन सिंचाई के माध्यम से हम इस मिट्टी के ऊपर भी चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू आदि फलों की जो है खेती कर सकते हैं या इनका उत्पादन कर सकते हैं। इसके बाद लेटेराइट मिट्टी या लेटेराइट मृदा। तो लेटेराइट शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ एक तरीके से ईंट होता है और इस प्रकार की जो मिट्टी होती है वो उच्च तापमान तथा अत्यधिक कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कम वर्षा वाले क्षेत्र तथा जहाँ पर तापमान अधिक होता है उस स्थानों पे होता है तथा इस मिट्टी के अंतर्गत एल्युमिनियम और आयरन के ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। यह मिट्टी मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद मरुस्थलीय मृदा। तो इस प्रकार की मिट्टी जहाँ लंबी गर्मी पड़ती है या अल्प वर्षा होती है, ह्यूमस कम होता है, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं या हम एक तरीके से कह सकते हैं जहाँ पे रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग हल्का लाल तथा भूरा होता है और ये जो मिट्टी होती है मरुस्थलीय मिट्टी ये गुजरात तथा राजस्थान के क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके बाद पर्वतीय मृदा। इस प्रकार की मृदा पर्वत तथा पहाड़ी क्षेत्रों को पर्वतीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ये जहाँ पे वर्षा वाले वन पाए जाते हैं तथा नदी और घाटियाँ पाई जाती हैं, यानी कि पर्वतों से जो निकलने वाली नदी और घाटियाँ पाई जाती हैं उन स्थानों पे इस प्रकार की मृदा पाई जाती है और ये मिट्टी नदी के माध्यम से बह करके जो होती है नदी के माध्यम से बह करके जमीन में या मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है। भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। तो जैसे भूमि है तो भूमि का उपयोग धीरे धीरे बहुत ही प्रकार से बदल जाता है। जैसे आज के समय में और पहले के समय में भूमि के उपयोग में बहुत ही बदलाव हो चुका है। तो जिसके अंतर्गत पहला होता है कि मान लीजिए वन का विस्तार किया गया है और कृषि योग्य भूमि तथा बंजर भूमि को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जाता है। उसके बाद चारागाह के लिए अलग प्रकार की भूमि का उपयोग किया जाता है, तो बाग बगीचे के लिए अलग प्रकार की भूमि का उपयोग किया जाता है। यानी वर्तमान स्थिति में जैसे पड़ती भूमि है या खेती योग्य भूमि, इनका अलग उपयोग होता है और एक प्रकार से बोई गई भूमि और जो होता है शुद्ध बोई गई भूमि तथा बंजर भूमि, ये अलग प्रकार से उपयोग होता है। इसके बाद जैसे भारत में भूमि उपयोग का स्वरूप, तो भारत में जो भूमि उपयोग का स्वरूप है मुख्यतः दो प्रकार के कारक होते हैं। पहला भौतिक कारक। तो भौतिक कारक के अंतर्गत भू आकृति, मौसम, जलवायु, तापमान, आर्द्रता, मृदा तथा जलवायु परिवर्तन को सम्मिलित किया गया है। यानी कि जो भूमि पे प्रभाव होता है इन सभी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण भूमि में परिवर्तन आता है। और भूमि के उपयोग का मानवीय कारण जो होता है वो जैसे जनसंख्या वृद्धि,
के साथ साथ क्या होता है, वनों की कटाई होती है, खेतों के लिए वनों की कटाई होती है, भवनों का निर्माण किया जाता है, कारखानों का निर्माण किया जाता है। अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इन सभी चीज़ों का निर्माण किया जाता है। इस कारण जो भूमि का स्वरूप है मानवों के द्वारा भी धीरे धीरे परिवर्तित होता रहता है। उसके बाद आता है भूक्षरण, कि मृदा अपने स्थान से विभिन्न क्रियाकलाप के माध्यम से वो एक स्थान से होकर के दूसरे स्थान की तरफ जाती है, जैसे जल के माध्यम से, हवा के माध्यम से, या हम कह सकते हैं कि समुद्रों में जैसे तूफान उफान आता है या बाढ़ की स्थिति में जो मिट्टी होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है। इसके अलावा जैसे मानव क्रियाकलाप के माध्यम से भी जो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, जैसे अतिक्रमण के कारण, जैसे रोड का निर्माण करना, कारखानों का निर्माण करना, घरों का निर्माण करना, पशुओं के लिए चारागाह उत्पन्न करना, वनों की कटाई करना, जिसके कारण नदियों के माध्यम से पूरा का पूरा मिट्टी वाला क्षेत्र कट करके बह जाता है। तो ये एक प्रकार से मिट्टी के क्षरण के उदाहरण हैं। उसके बाद भू संरक्षण, तो मानव के लिए भूमि का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है तथा ये एक चुनौती भी है, और इस चुनौती को मनुष्य ने क्या किया है, स्वीकार किया है। स्वीकार करते हुए उसने इसके संरक्षण पे ध्यान दिया है, जिसके माध्यम से उसने फसल चक्र द्वारा मृदा को पोषण, यानी कि उसके जो पोषक तत्व है उसको बरकरार रखने की कोशिश की गई। उसके बाद जैविक खाद तथा कंपोस्ट खाद का भी प्रयोग करके वो मृदा के पोषक तत्वों को बरकरार रखने की कोशिश किया गया। उसके बाद जो मानव के द्वारा मिट्टी की कटाई है या एक तरीके से अधिक प्रकार से जिस प्रकार से क्षति पहुंचाई गई है, इसको दूर करने के लिए मनुष्यों द्वारा जगह जगह पे कई स्थानों पे वृक्षारोपण किए गए, और कई जगहों पे मानव द्वारा वनों का निर्माण भी किया गया, और कई रिजर्व वन और उद्यान और अभयारण्यों की भी स्थापना की गई, जिससे भूमि का संरक्षण हो सके या पर्यावरण का संरक्षण हो सके। धन्यवाद।